हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज का टॉपिक पढ़ेंगे हम आधुनिक इतिहास का टॉपिक, जिसमें पढ़ेंगे हम कर्नाटक का युद्ध। और ये कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच, यानी अंग्रेजी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के मध्य। तो इसमें कुल 3 युद्ध हुए थे, जिनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे और इनके पश्चात कौन सी संधि हुई उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में। प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ वो 1746 और 1748 के मध्य हुआ, यानी 1746 से स्टार्ट हुआ और 1748 तक हुआ। इसे एक अन्य युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है सैन टोमे। सैन टोमे का युद्ध भी बोलते हैं इसको। अच्छा, जो युद्ध का जो कारण रहा, यानी युद्ध का जो कारण रहा, वो कारण क्या था कि एक अंग्रेजी अधिकारी थे कैप्टन बॉर्नेट। कौन? कैप्टन बॉर्नेट। उन्होंने क्या किया, फ्रांस के जहाज़ पर कब्जा कर लिया था। फ्रांस के जहाज़ पर कब्जा कर लिया। तो उस समय जो फ्रांस के गवर्नर थे, तो फ्रांस के गवर्नर कौन थे? तो वो डुप्ले थे। तो डुप्ले ने क्या किया कि अंग्रेजी क्षेत्र मद्रास पर क्या कर लिया, आक्रमण किया और उसको जीत लिया। मद्रास पर आक्रमण करते हैं और उसको जीत लेते हैं। तो ये जो मद्रास क्षेत्र होता है, ये आता है कर्नाटक क्षेत्र में। और उस टाइम पे कर्नाटक का जो नवाब होता है, कर्नाटक का नवाब कौन होता है? अनवरुद्दीन होता है। तो क्या होता है, जो अंग्रेज होते हैं वो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को जाकर कहते हैं कि जो मद्रास का क्षेत्र है ये आपके क्षेत्र में पड़ता है और उस पर फ्रांसीसी ने कब्जा कर लिया है, तो ये आपकी संप्रभुता के खिलाफ है, तो आप जाकर उनसे उसे मद्रास से वहाँ से भगाओ। तो क्या होता है, फिर ये कर्नाटक का युद्ध अनवरुद्दीन के बीच और फ्रांसीसियों के बीच में होता है। तो जिसमें क्या होता है, इस युद्ध के पश्चात क्या होता है, इसमें फ्रांस विजयी होता है और कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन हार जाता है, जिसका साथ देते हैं अंग्रेज। तो इस तरह से यहाँ पर अनवरुद्दीन के साथ साथ अंग्रेज़ों की भी हार होती है। तो इस तरह से ये जब जीत जाता है फ्रांस, तो इस जो हार के बाद, अंग्रेज़ों की जब हार हो जाती है, उसके बाद एक संधि होती है जिसे बोलते हैं एक्स ला सैपल की संधि। कौन सी संधि? एक्स ला सैपल की संधि। और ये संधि होती है 1748 में। और इस तरह से ये युद्ध समाप्त हो जाता है। और इस संधि में क्या प्रावधान होते हैं कि एक दूसरे के क्षेत्र वापस कर दिए जाते हैं। जो अंग्रेज़ों ने कब्जा किया फ्रांस के क्षेत्र पे, उन्हें फ्रांस को दे देते हैं, और जो फ्रांस ने कब्जा किया अंग्रेज़ों के क्षेत्र पे, उन्हें अंग्रेज को दे दिया जाता है। तो इस तरह से ये युद्ध समाप्त हो जाता है। तो अब देखते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो यहाँ पर द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये होता है 1749 से लेकर 1754 के बीच में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, 1749 से लेकर 1754 के बीच में, क्योंकि डेट बार बार पूछ ली जाती है, तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि कब से कब। अब देखते हैं यहाँ पे कि युद्ध का कारण क्या रहा। तो युद्ध का कारण क्या रहा, युद्ध का कारण यहाँ पर दो थे। एक था कर्नाटक का अधिकार को लेकर, दूसरा था हैदराबाद के अधिकार को लेकर। कर्नाटक का अधिकार कि उस पर किसका अधिकार होगा, और हैदराबाद का अधिकार उस पर हैदराबाद पर किसका अधिकार होगा। तो कर्नाटक का अधिकार को लेकर युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो इसमें संघर्ष चल रहा था सबसे पहले कि कर्नाटक पर कौन अपनी गद्दी, यानी कर्नाटक की गद्दी पर कौन बैठेगा। तो संघर्ष चल रहा था। कर्नाटक के नवाब था एक तरफ अनवरुद्दीन, दूसरी तरफ था चंदा साहिब। तो वहीं हैदराबाद में एक साइड था नासिर जंग और दूसरी साइड था मुजफ्फर जंग। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इनके बीच में कर्नाटक को लेकर अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच में संघर्ष चला। हैदराबाद को लेकर नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच संघर्ष चला। तो इसमें क्या होता है कि एक साइड तो अंग्रेज साथ देते हैं, दूसरी साइड फ्रांस साथ देते हैं। तो कर्नाटक की साइड में क्या होता है, कर्नाटक में जो अनवरुद्दीन होता है उसका साथ देते हैं अंग्रेज, और जो चंदा साहिब होते हैं उनका साथ देते हैं फ्रांस। ऐसे ही हैदराबाद में नासिर जंग का साथ देते हैं अंग्रेज और मुजफ्फर जंग का साथ देते हैं फ्रांस। इस तरह से ये संघर्ष चलता है। फिर क्या होता है, कुछ समय के पश्चात 1749 में अंबर का युद्ध होता है। किसका? अंबर का युद्ध 1749 में। ये इंपॉर्टेंट युद्ध है, जो याद ध्यान रखना है। ये काफ़ी बार वनडे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखना है। तो अंबर के युद्ध में क्या होता है, अनवरुद्दीन कहाँ का शासक होता है? कर्नाटक का। तो एक कर्नाटक का जो शासक होता है, मतलब वहाँ का जो राजा शासक होता है एक तरह से, वो मारा जाता है अंबर के युद्ध में। तो अंबर का युद्ध किसके मध्य होता है? चंदा साहब और अनवरुद्दीन के मध्य। तो इसमें कौन मारा जाता है? अनवरुद्दीन। तो इस तरह से कर्नाटक पर अधिकार हो जाता है चंदा साहिब का।
अंबर के युद्ध के पश्चात। फिर 1750 में फिर हैदराबाद को लेकर नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में जो युद्ध होता है 1750 में, इसमें नासिर जंग जीत जाता है। ठीक है, तो नासिर जंग इसका साथ कौन दे रहे थे? अंग्रेज। और यहाँ पर जो साथ दे रहे थे चंदा साहिब का, वो फ्रांस दे रहे थे। तो इस तरह से ये संघर्ष चलता है। और इस संघर्ष के पश्चात जब इस तरह संघर्ष चलता रहता है तो उसके पश्चात इस युद्ध की समाप्ति के लिए एक संधि होती है। इस संघर्ष के पश्चात इस युद्ध को समाप्त करने के लिए संधि होती है 1754 में। 1754 में जिस संधि का नाम है पोंडुचेरी की संधि। इस संधि का नाम याद रखना है, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के पश्चात जो युद्ध की समाप्ति हुई उस किस संधि के माध्यम से हुई। ये मिलाने को भी दे देते हैं, यहाँ पर तीनों कर्नाटक युद्ध के नाम लिख दिए, उधर संधियों के नाम लिख दिए, तो वो मिलाने को कि कौन सा युग सही है। तो आपको ध्यान रखना है कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध था वो 1754 में पोंडुचेरी की संधि के बाद समाप्त हो गया था। और इसके पश्चात भी क्या होता है कि दोनों जो अंग्रेज और फ्रांसीसी होते हैं एक दूसरे के क्षेत्र को वापस कर देते हैं संधि के पश्चात। तो ये था द्वितीय कर्नाटक युद्ध। अब लास्ट है कर्नाटक का तृतीय युद्ध। तो हम यहाँ देखेंगे कर्नाटक का तृतीय युद्ध। तो कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध होता है वो 1758 से लेकर 1763 के मध्य होता है। कब से स्टार्ट होता है? 1758 से लेकर 1763 के बीच। तो कैसे होता है? दरअसल क्या होता है 1756 में ऑस्ट्रिया एक यूरोप में देश है, उसमें और एक इंग्लैंड में, इनके बीच क्या होता है परसा को लेकर। परसा एक क्षेत्र था उस टाइम पे यूरोप में, तो उसको लेकर सप्तवर्षीय युद्ध होता है। किनके मध्य? ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड के बीच में परसा को लेकर क्या होता है सप्तवर्षीय युद्ध होता है। तो ये भी कारण बनता है। अब वहाँ पर ऑस्ट्रिया का साथ कौन दे रहा था? तो वहाँ पर ऑस्ट्रिया का साथ दे रहा था फ्रांस। कौन दे रहा था? फ्रांस। ऑस्ट्रिया का साथ फ्रांस दे रहा था। तो इस तरह से क्या होता है फ्रांस और इंग्लैंड में वहाँ पर संघर्ष पैदा होता है, तो उसी के कारण भारत में भी उनमें संघर्ष पैदा होता है। और उस समय तत्कालीन कारण क्या था कि जो भारत में युद्ध तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ, तो जो फ्रांसीसी गवर्नर था काउंट डी लाली, क्या नाम था उसका? काउंट डी लाली, उसको क्या कर दिया जाता है पूरे फ्रांसीसी क्षेत्र का, यानी भारत में जो फ्रांस का पूरा क्षेत्र था उसका उसे अधिकारी बना दिया जाता है काउंट डी लाली को। ठीक है, तो उसके पश्चात क्या होता है अंग्रेजी सेना नायक एक होता है आयरकोट, अंग्रेजी सेना नायक आयरकोट, उसको भेजा जाता है 1760 में फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए। किस पर? फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए। तो उस आक्रमण के पश्चात जब वहाँ पर अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच में संघर्ष होता है 1760 में, तो उसे बोला गया वांडीवास का युद्ध। तो हम देखते हैं यहाँ पर, तो इसे बोलते हैं 1760 का वांडीवास का युद्ध। ठीक है, जिसमें अंग्रेजी सेना की साइड से जाता है आयरकूट और उधर से होता है काउंट डी लाली। तो इस युद्ध में क्या होता है कि जो फ्रांस की सेना होती है वो हार जाती है और इस युद्ध में अंग्रेजी विजय हो जाते हैं, यानी ब्रिटिश सेना की जीत होती है इस युद्ध में। और साथ ही क्या कर लिया जाता है जो अंग्रेजी सेना होती है वह गवर्नर बुस्सी, जो हैदराबाद का गवर्नर था फ्रांस का, वो इस युद्ध में काउंट डी लाली का साथ देने आता है। इसका काउंट डी लाली जो फ्रांसीसी गवर्नर था। तो इस युद्ध में वांडीवास के युद्ध में बुस्सी को, जो हैदराबाद का गवर्नर होता है फ्रांस का, उसको बंदी बना लिया जाता है। तो बंदी बनाने के पश्चात फिर इनमें एक बातचीत होती है। उस बातचीत के पश्चात फिर क्या करते हैं, ये युद्ध की समाप्ति के लिए एक संधि कर लेते हैं जिसे बोलते हैं पेरिस की संधि, जो 1763 में हुई थी। क्या नाम था? पेरिस की संधि। तो पेरिस की संधि के पश्चात तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है 1763 में। इस तरह से क्या होता है कि कर्नाटक युद्धों में अंततः अंग्रेजों की विजय होती है। तो ये थे तीनों कर्नाटक युद्ध, हमने एक एक करके पढ़े। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये किस सन से लेकर किस सन तक हुए। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि इस कौन से युद्ध के पश्चात कौन सी संधि हुई, ये ध्यान रखना है। साथ ही आपको यहाँ पर वांडीवास का युद्ध याद रखना है, अंबर का युद्ध याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट युद्ध है जो आपको याद रखने हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो ये सेशन कैसा लगा, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।